बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे। लेक्चर 1 में हमने कुछ पॉइंट दिखे थे, तो उसका एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। साथ में आप लोग को भी याद दिलाना है कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। यहाँ शुरुआत हुई थी, हमने कुछ डिस्कशन किया था। हमने देखा था कि ब्रेड जो है, ब्रेड में किस तरीके से फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्दर फर्मेंटेशन जैसी कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनका एग्जिस्टेंस नहीं है। हमारे सराउंड में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं। तो हमने जो लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था, उस लिविंग वर्ल्ड में हमारा एम था कि हम ये जाने कि सराउंडिंग इज फुल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, है ना। दे आर नॉट ओनली द प्लांट्स एंड एनिमल्स जिनको हम देख सकते हैं, जिनके बारे में जानते हैं, बट अभी भी हम डिस्कवर करते जा रहे हैं और लगातार नई नई स्पीसीज हमारे सामने आती है। साथ ही साथ ये भी आपको समझना है कि न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन रुका नहीं है, लगातार न्यू स्पीसीज भी ओरिजिन में एग्जिस्ट करती है। जितना हम एक्सप्लोर करेंगे उतना ही इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में सीखेंगे। तो ये कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, इनके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था। देन यहाँ पर जो हिस्ट्री रिलेटेड पॉइंट्स थे, है ना, आपको याद होगा डिफरेंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हमने बात की थी। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, देन 3 किंगडम, देन 4 किंगडम एंड द लास्ट 5 किंगडम। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि देयर इज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो क्वेश्चन नहीं आते लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आया लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो ये पॉइंट भी आप समझ सकते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर कोरोनस लिनियस रिस्पॉन्सिबल थे। सीधे सीधे ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, या तो ऑर्गेनिज्म प्लांट हो सकते हैं या फिर एनिमल हो सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया ही था। प्लांट्स हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इस क्लासिफिकेशन में किसी ऑर्गेनिज्म को प्लांट कहने के लिए क्या जरूरत है, तो सेल वॉल का होना प्लांट डिसाइड किया गया। लोकोमोशन नहीं होना, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी खुद से अपने फूड बनाने की एबिलिटी होना। इसके एग्जांपल में प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई रखे गए। तो ऐसे अगर ये 3 ऊपर कैरेक्टर लिखे हुए हैं, ये एग्जिस्ट करते थे, तो हमने प्लेस किया इस किंगडम प्लांटी में। एग्जाम्पल में देखें प्लांट, ठीक है, प्लांट तो समझ में आता है, लेकिन बैक्टीरिया आज हम जानते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सुटेबल जगह नहीं है। किंगडम प्लांटी में हम बैक्टीरिया पुट नहीं कर सकते। सिमिलरली फंजाई, फंजाई भी हम जानते हैं किंगडम फंजाई अलग से ही है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो एक फ्यूजन होता है, क्योंकि अगर 5 हम आज की डेट में जानते हैं, अगर उनको हम बैक टाइम पे जाने तो 5 पहले एग्जिस्ट नहीं करते होंगे। तो 2 में करेंगे तो वो फंजाई या फिर जो प्रोटिस्टा या फिर मोनेरा है, या तो प्लांट्स में आएंगे या फिर एनिमल्स में आएंगे। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि प्लांट्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया था बिसाइड दिस प्लांट। तो प्लांट के अलावा बैक्टीरिया और फंजाई यहां रखी गई, जबकि वहीं पे एनिमल्स में देखो तो यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है ऑल एनिमल्स फ्रॉम द प्रोटोजोआ टू मैमल्स, सारे। यहां पर प्रोटिस्टा अलग से मेंशन नहीं किया गया है। तो इस तरीके से प्रोटोजोआ से लेकर जितने भी मैमल्स होते हैं सारों का हमने प्लेस कर दिया किंगडम एनिमिलिया में। कैसे ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था, जैसे यहाँ लिखा था सेल वॉल प्रेजेंट, तो यहाँ लिखेंगे सेल वॉल एब्सेंट। दूसरा पॉइंट, जहां पर अगर लिखा हुआ था सेल वॉल के अलावा लोकोमोशन एब्सेंट होता, तो यहाँ पर लोकोमोशन प्रेजेंट होगा। यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो यहाँ पर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कहीं ना कहीं बहुत कम सिमिलैरिटी के बेस पर 2 जो मेन किंगडम्स है उनका फॉर्मेशन किया गया था। दिस इज गिवन बाय द कोरोनस लिनियस। क्लियर, तो याद रहेगा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पिछली बार ही हमने पढ़ा था। क्या लिमिटेशन है, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ जगह पर हम देखते हैं कि सेल वॉल वो हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि प्लांट्स में ही हो, वो बैक्टीरिया में भी होती है, फंजाई में भी होती है। लेकिन फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो सैप्रोफिटिक है ना, वो ऑटोट्रॉफिक कैटेगरी में नहीं आता। तो ऐसे कुछ लिमिटेशन होते हैं। इसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की हमने बात की थी। दिस इज गिवन बाय द हैकेल। पहला था कोरोलस लिनियस, दूसरा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हैकेल। न्यू किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड कर दिया, मतलब पहले से एग्जिस्ट अगर हम प्लांट और एनिमल करते हैं तो उसके अलावा तीसरा क्या ऐड हुआ, तो वो था प्रोटिस्टा। इसके बाद क्या ऐड होगा, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कॉपलैंड ने। क्या ऐड किया, मोनेरा। क्लियर, तो इस तरीके से प्लांट एनिमल एग्जिस्ट करते थे, इसके अलावा यहां पर एक प्रोटिस्टा जुड़ गया और यहां पर मोनेरा जुड़ गया। अब बचा क्या, फंजाई। इसीलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अब क्योंकि हमारे पास मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्लांट है और एनिमल है, एक ही जगह कंफ्यूजन था, तो फंजाई को भी निकाल कर बाहर कर दिया और हमारे पास एग्जिस्टेंस में
पांचों के पांच किंगडम आ गए। तो नाउ दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वी हैव 5 किंगडम्स, द मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? एंड दिस इज गिवन बाय द आर.एच. व्हिटेकर इन 1969। मेन फीचर जो है सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कि सेल यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, उस बेस पर जो ग्रुप बनाया गया है। प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर प्लेस्ड इन मोनेरा, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर कैन बी प्लेस्ड इन हायर किंगडम। मतलब सबसे लोअर किंगडम क्या हो गया? मोनेरा, जिसमें से प्रोकैरियोट्स आएंगे। प्रोकैरियोट नहीं है, यूकैरियोट है, तो उसको मोनेरा छोड़ के बाकी में रखेंगे। अब डिसाइड करेंगे आगे के फीचर। यूनिसेलुलर है तो उसको हमने प्रोटिस्टा में रखा। कुछ एक्सेप्शनली अगर देखा है तो मल्टी सेलुलर को भी प्रोटिस्टा में रख सकते हैं। अदरवाइज मल्टी सेलुलर के लिए फंजाई से लेकर एनिमिलिया तक अब हमारे पास किंगडम बचते हैं। फंजाई में किसको रखेंगे? तो यूकैरियोटिक था, यूनिसेलुलर की जगह मल्टी सेलुलर हम रख रहे हैं। लेकिन साथ साथ अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक है तो फंजाई कहेंगे। लेकिन यहां पर यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर एंड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मैंने फोटोसिंथेटिक, एग्जैक्टली, तो प्लांट हमने कह दिया। जो बच गया यानी मल्टी सेलुलर, साथ ही साथ यूकैरियोटिक तो था ही, और क्या बचा हुआ था हमारे पास? इट शुड बी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस तरीके से ये तीन बेसिस है कि आपको कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल ये बताना है। दूसरा, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ये उसी से जुड़ा हुआ है कि सेल कॉम्प्लेक्सिटी बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का है। थैलस किससे बना हुआ है? सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो ये सारा कुछ यहाँ पर पता चलता है। जैसे आप फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है तो मैंने आपको बताया था, फाइलोजेनेटिक कौन पहले आया कौन बाद आया, है ना। इस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यहाँ पर जो प्लेसमेंट की गई है, सबसे पहले मोनेरा है, ठीक है। मैंने आपको कहा कि सबसे पहले प्रोकैरियोट, उनको रखा गया, उसके बाद यूकैरियोट यूनिसेलुलर, उसके बाद यूकैरियोट मल्टीसेलुलर, उसमें भी सैप्रोफिटिक, देन एटोट्रॉफिक एंड देन हेटेरोट्रॉफिक। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे सामने फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप भी निकल आता है। लेकिन अगर यहां पर जैसा आप सीख रहे हो, मैंने आपको जो बताया है ना, अभी थोड़ी देर पहले जो मैं टर्म बताया, मैंने क्या बताया कि ये क्या था? प्रोकैरियोटिक, उसके बाद यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर बट सैप्रोफिटिक, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक, एंड दिस इज यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफिक, है ना। सुना आपने? ठीक है। आप मुझे बताएं कि जब लाइफ का ओरिजिन हुआ फर्स्ट टाइम, जब हमारे एटमॉस्फेयर यानी अर्थ में जब लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी, तो वो ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहा होगा? जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई यहाँ पर क्लियर लिखा है कि दिस इज बेस्ड ऑन द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, व्हाट यू कैन कंक्लूड, आप इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं? जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर क्या देना चाहेंगे? है ना, आप बात कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक है ना। किसने कहा था ये? अच्छा, प्रशीक। अनिकेत नहीं है ना आज? कुछ पता चला क्यों नहीं है? हाँ, बीमार है वो। अच्छा, बीमार है। तबीयत तो मेरी भी खराब लग रही, मुझे भी सर्दी जोरों की हो गई है। अच्छा, उसकी ठीक है ना। तबीयत खराब है। क्या करे तबीयत का, तबीयत चीज ही होती है खराब होने के लिए। देखो यहाँ पर हमने पहले देखा कि सेल किस लेवल का था, तो प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं, और दूसरा यूकैरियोटिक हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक के बाद दूसरा यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर होता है। तो यूनिसेलुलर, यहां पर दोनों चीज हो सकती है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। प्रोकैरियोटिक में मल्टीसेलुलर पॉसिबल नहीं है, तो हमने इन दोनों को जोड़ के क्या बोल दिया? पहला किंगडम। इसको जोड़ के हमने बोला सेकंड, इसको और इसको जोड़ के हमने बोला कि ये सेकंड के ऑनवर्ड हो सकता है। तो सेकंड के ऑनवर्ड मतलब प्लस सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक जानते हो सभी को, उसकी मीनिंग समझ में आती है? सैप्रोफिटिक बोलने का मतलब कनिष्का, पैरासाइट्स वगैरह के दूसरे।
डेड हाँ, एनिमल्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से जब अपना फूड वो ऑब्टेन करते करना हैं, हो। वैसे ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफाइट्स कहते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये तीसरी कैटेगरी बन गई है ना, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, सैप्रोफिटिक। इसको हमने फंजाई कहा। यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर प्लस ऑटोट्रॉफिक, ये चौथे नंबर पे आया, प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक में मेनली यहां पर फोटोसिंथेसिस होता है ना, नॉट द कीमोसिंथेसिस। फिर इसी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर के साथ एक और हमने जोड़ दिया, प्लस हेटरोट्रॉफिक। हालांकि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक, है ना, हेटरोट्रॉफिक में ही आता है। लेकिन इसको जो हमने जोड़ा तो हमने फिफ्थ क्लास बनाई, क्लास नहीं बोलना चाहिए, किंगडम बोलना चाहिए एग्जैक्टली। तो पांचवा किंगडम जो बना उसको हमने एलिमिनिया कह दिया, है ना। तो अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि जब लाइफ पहली बार एग्जिस्टेंस में आई होगी, अब वो लाइफ किस फॉर्म में थी आप नहीं जानते हैं, क्या आइडिया है कि फर्स्ट टाइम लाइफ आई होगी तो किस फॉर्म में? क्लियर। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमने पिछली बार ही डिस्कशन किया था। मुझे बताओ कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने डिस्कवर किया था? Linnaeus. वेरी गुड। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन? Haeckel, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन? Copeland, Copeland. And 5 kingdom classification is by Whittaker, R.H. Whittaker. in year? In which year? 90, 1996. 19, 96। अच्छा उल्टा हो गया, 69। 96 बहुत गया। चलो कोई बात नहीं, है ना, कुछ चीजें हमने सीख ली। ये डायग्राम भी हमने इंक्लूड किया था कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे। ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म में हमने देखा कि ये जनरली क्या थे, मोनेरा थे। तो मोनेरा में ही इवोल्यूशन हुआ। यहां पर आप एक लाइन देख रहे हैं, ये लाइन बता रहा है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर है, और उसके ऊपर जाएंगे तो यूकैरियोट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन इस तरीके से बढ़ रहा है। तो पहले सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मोनेरा रहे होंगे, उस मोनेरा से क्या बने, प्रोटिस्टा बने। फिर प्रोटिस्टा से सीधे सीधे क्या बने, प्लांट। प्लांट से फंजाई नहीं बने, फंजाई से एनिमल नहीं बने। ठीक है, वहां लिखा था तो हमने ये कहा था ना कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद क्या, फंजाई, फंजाई के बाद प्लांट, और प्लांट के बाद एनिमल। इसीलिए ये समझाने के लिए है कि आप उस सीक्वेंस में पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होने लगता है कि भाई यही ऑर्डर रहा होगा। लेकिन मोनेरा से प्रोटिस्टा आप बोल सकते हैं यस, कि प्रोटिस्टा के एंसेस्टर मोनेरा थे, मोनेरा के बाद ही प्रोटिस्टा है, नो डाउट। लेकिन प्रोटिस्टा से देखो पैरेलल लाइन अलग जा रही, प्रोटिस्टा से क्या बना, प्लांट बना। सेम टाइम पे प्रोटिस्टा से फंजाई भी बने, टाइम भी सेम है। यानी एग्जिस्टेंस में जब प्लांट्स आए तो साथ साथ में क्या आए होंगे, फंजाई भी आए होंगे, और सेम टाइम पे एनिमल्स भी आए होंगे। तो इस तरीके से लगभग उनके ओरिजिन का टाइम वो एक माना गया। और इन तीनों का एंसेस्टर यानी एनिमल, फंजाई और प्लांट, इन तीनों का कॉमन एंसेस्टर हम क्या कहेंगे, प्रोटिस्टा। एनिमल का एंसेस्टर प्लांट कैसे हो सकता है, प्लांट कितने अलग है, एनिमल कितने अलग है। तो प्लांट और एनिमल वो प्रोटिस्टा से आए, एनिमल प्लांट से नहीं आया, ना ही प्लांट फंजाई से आया है। तो फंजाई, प्लांट और एनिमल बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, लेकिन तीनों का रिलेशन ये है कि उनका एक कॉमन एंसेस्टर है। तीनों अलग कैसे हैं, प्लांट में ऑटोट्रॉफिक होता है और प्रोड्यूसर कैटेगरी में होते हैं। फंजाई हेटरोट्रॉफ, सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर नेचर के होते हैं। एनिमल हेटरोट्रॉफ है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, मतलब कंज्यूमर। कितना रिलेशन अलग अलग है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, पैदा करने वाला, खाने वाला, और ये नष्ट कर देने वाला, डिस्ट्रॉयर। ऑटोट्रॉफ दोनों हेटरोट्रॉफ है, लेकिन डिफरेंस है, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक। क्लियर। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है जिससे हमको क्लियर उस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। और ये इंफॉर्मेशन भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लियर दी हुई है। ओवरऑल जितना भी एक्सप्लेनेशन उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए है, ये इसको सेटिस्फैक्टरी बनाता है।
और आज की डेट पे भी हम जब किसी सिस्टम को फॉलो करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, तो दैट इज व्हिच इज बाय द RH विटाकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद भी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, लेकिन उसको हम फॉलो नहीं करते क्योंकि वो उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो इसका सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा है, इसमें कम से कम लिमिटेशन है, इसके ड्रॉबैक कम है। लेट्स सी द हिस्ट्री इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या हिस्ट्री थी, ये हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ लिखा हुआ अर्नेस्ट मेयर 1942, रिस्टेटेड इन 1963, है ना। इन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये वर्ड यूज किया और उनकी ही ये एफर्ट थे कि ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना चाहिए। ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करेंगे तभी हम उनको अलग अलग तरीके से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, तो सामने वाले को सिखा पाएंगे, आने वाली जनरेशन को हम उनके बारे में बता पाएंगे। जब ऐसा हुआ, हायरार्की बनाई गई। हायरार्की का मतलब है जो ग्रुप बन रहे हैं उन ग्रुप का रैंक होता है, ये ग्रुप छोटा है, ये ग्रुप बड़ा है। तो उस हिसाब से अगर देखें सबसे बड़ा ग्रुप क्या होता है, तो दैट इज किंगडम। लेकिन हम जानेंगे किंगडम को भी दो अलग अलग तरीके से तोड़ा जा सकता है, तो उनको बोलते हैं डोमेन। तो सबसे बड़ा तो हो गया लाइफ, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने दो डोमेन में तोड़ा, 2 डोमेन्स। उन 2 डोमेन्स को हमने तोड़ा 5 किंगडम में। किंगडम के बाद सब किंगडम हो सकते हैं, अदरवाइज फाइलम हो सकता है, या फिर डिवीजन हो सकते हैं। क्लास हो सकता है, सब क्लास हो सकती है, सुपर क्लास हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है, सब ऑर्डर हो सकता है, या सुपर ऑर्डर हो सकता है, फैमिली होगी, देन जीनस होगा, एंड देन स्पीसीज होंगी। तो ये जनरली हायरार्की हम यूज करते हैं। साइज वाइज देखा जाए तो सबसे बिगर साइज किसका होगा, लाइफ का। लाइफ इतनी ज्यादा है, डोमेन उससे कम है क्योंकि वो 2 हो गए, है ना। ये एक ही है, डोमेन 2 है, इसलिए कम हो गए। तो ओवरऑल 100% लाइफ इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, 50-50 हो गया, नंबर बढ़ गया। तो जैसे से नीचे आएंगे, देयर विल बी मेनी स्पीसीज बट सम ऑफ ऑल स्पीसीज विल बी इक्वल टू द लाइफ। एक ही बात हुई ना, टोटल 100 है, सबको सिंगल डिजिट में तोड़ दिया तब भी तो कितने होंगे, 100 नंबर ही होंगे ना। तो इस तरीके से ये चीज है। तो स्पीसीज वो सबसे छोटा ग्रुप हो गया, तो ये हायरार्की कहलाती है। स्टडी टिप ये भी आपको बताया गया था कि इनको याद करने का तरीका, है ना। आई थिंक आपको याद होगा, कौन बताएगा याद करने वाला तरीका? कीप्स वाला, हाँ, keep pots clean, otherwise family gets bad. वेरी गुड। हाँ, sick. अदरवाइज फैमिली गेट्स Sick. सिक, है ना। सिक, एस मतलब स्पीसीज, वेरी गुड। फिर ये लिनियस के अकॉर्डिंग उसके पहले वाले टाइम में हमने देखा कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन मतलब एग्जैक्टली क्या वो हिस्ट्री रही, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्रेडिट दिया है। हिप्पोक्रेट्स, एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस, प्लिनी एल्डर, जॉन रे एंड कॉनराड जिस्नर। इसमें आपको हिप्पोक्रेट और एरिस्टोक्रेट, है ना, एरिस्टोक्रेट और हिप्पोक्रेट के बारे में थोड़ा बहुत जानना है। ये एग्जिस्टेंस में थे, बहुत पुराने टाइम के थे। उसके बाद पोस्ट लेनिनियस ईरा में देखा जाए तो इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहां पर लिखे हैं अर्नस्ट हैकेल, थोड़ा जाने, बेंथम हुकर ये जाने, क्योंकि अर्नस्ट हैकेल ने देखो यहां पर कंस्ट्रक्टेड फाइलोजेनेटिकल ट्रीज क्लैडोग्राम। बेंथम एंड हुकर ये किसके लिए फेमस है, सीड प्लांट्स पब्लिश इन द जीनस, और उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम में कौन सा दिया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। हैकेल ने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था, आगे भी और देखेंगे। विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और कार्ल लुईस जो थे उन्होंने 3 डोमेन एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो कि नहीं एक्सेप्ट किया गया लोगों के थ्रू। तो 5 किंगडम के बाद ये भी आया, है ना, 1996 में। 69 से चला आ रहा है, लेकिन 1996 में जो कार्ल लुईस है उन्होंने फिर से ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम आरएनए यानी थोड़ा और जेनेटिक्स को इन्वॉल्व करके 3 डोमेन एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया, लेकिन ये ज्यादा पब्लिक या फिर ज्यादा फेमस नहीं हो पाया, ड्रॉबैक्स होने का। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए, जो कि बेसिस है विटाकर्स का, सेल टाइप, सेल नंबर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, 3 बेस पर ये डिवाइड किया गया है। तो सेल टाइप के अकॉर्डिंग प्रोकैरियोट्स, मोनेरा डाल दिया। यूकैरियोट्स तो अब इसमें यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर थे तो हम प्रोटिस्टा डाल दिया। मल्टीसेलुलर है तो उनको अब ऑटोट्रॉफिक मोड है, तो प्लांट्स। हेटरोट्रॉफिक है तो 2 हो सकते हैं, या तो फंजाई हो सकते हैं सैप्रोफिटिक, या फिर होलोजोइक हो सकते हैं तो एनिमल। तो इस तरीके से ये तरीका था जिस बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया। अब पीछे आप देख पा रहे हैं, दिखाई दे रहा है सभी को स्क्रीन? हाँ
सेल टाइप, कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्या है ये? ऊपर हेडिंग लिखी हुई है द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर? एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सेल टाइप, कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस, जैसे यहां पर देख रहे हैं, सेल टाइप, कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, इन पॉइंट को ध्यान रखना है। आर.एच. विटाकर ने क्लासिफिकेशन दिया तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। On the behalf of this 6 characteristics, R.S. Whitaker gave that 5 kingdoms classification system. तो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, तो दोनों ध्यान रखें। 6 में सेल टाइप, दूसरा न्यूक्लियस का कैरेक्टर, तीसरा सेल का ऑर्गेनाइजेशन, तीनों सेल से जुड़े हुए। पहला सेल का टाइप, यूकैरियोटिक या फिर प्रोकैरियोटिक, ये पहली बात सोचने वाली हो गई। उसके बाद अगर हम बोल रहे हैं सेल के टाइप में, तो उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ दिया है, कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस, तो वो पॉइंट इससे जुड़ा ही हुआ है, सेल टाइप में ही आता है। प्रोकैरियोटिक है मतलब न्यूक्लियस कैसा होगा? प्रिमिटिव, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर यूकैरियोटिक है, इसका मतलब है टू न्यूक्लियस, इसका मतलब है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये दोनों पॉइंट लगभग एक जैसे ही हैं। सेल ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहां पर यूनिसेलर है या मल्टीसेलर है, या कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है वो बताया गया है। जैसे यहाँ देखो यूनिसेलर लिखा है, यूनिसेलर लिखा है, फंजाई में आया तो यूनिसेलर मल्टीसेलर दोनों हो सकते हैं, यहाँ पर भी मल्टीसेलर हो सकता है। प्लांट्स में देखें तो ये पूरी तरह से मल्टीसेलर है, यहाँ पर यूनिसेलर नहीं है। एनिमल्स में भी मल्टीसेलर है, तो ये वो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बता रहा है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया। मोनेरा में ये लिखे हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, देन सिमिलरली प्लांट्स में लिखा हुआ है और फिर एनिमल में लिखा। फाइलोजेनेटिकल है तो देखो यहाँ पर मोनेरा देखा जाए तो एब्जॉर्प्शन, उसके बाद सम फोटोसिंथेटिक, सम कीमोसिंथेटिक। लेकिन ये फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक क्या दिखा रहे हैं? ऑटोट्रॉफिक। लेकिन ये एब्जॉर्प्शन जो दिखा रहा है ये हेटरोट्रॉफिक है। इसका मतलब है कि पहली बार जब लाइफ फॉर्म आया होगा तो वो हेटरोट्रॉफिक रहा होगा, और उसके बाद जल्दी से चेंजेस आए और वो कीमोसिंथेटिक रहे होंगे, और उसके बाद फोटोसिंथेटिक। लेकिन फिर इंगेशन, एब्जॉर्प्शन, सम फोटोसिंथेटिक, देन उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो गया, देखो सैप्रोफिटिक आ गया, फिर उसके बाद ऑटोट्रॉफिक, तो फोटोसिंथेटिक मेन, और फिर यहां पर देख रहे तो पूरी तरह से होलोजोइक है, तो इंगेशन, ओकेशनली इन सम पैरासाइट, है ना, पैरासाइटिज्म बाय एब्जॉर्प्शन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी इवोल्यूशन के साथ जोड़कर कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जो मैंने आपको चीजें समझाई। कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको लगेगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए था, लेकिन आंसर कुछ और लाएगा। रिप्रोडक्शन देखें, असेक्सुअल मतलब वेयर द जेंडर्स आर नॉट इन्वॉल्व, दे आर नॉट ईदर मेल और फीमेल, मेल फीमेल जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, उसको हम असेक्सुअल कहेंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और दूसरा जहां पर मेल फीमेल की बात करें तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा एडवांस है, ये ज्यादा वेरिएशन लाता है, व्हिच मीन दिस इज मोर रिस्पांसिबल फॉर द इवोल्यूशन। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखें। तो उस हिसाब से मोनेरा, प्रोटिस्टा अगर इनमें देखा जाए तो असेक्सुअल, यहां देखा जाए तो असेक्सुअल, कुछ जगह पर सेक्सुअल दिख रहा है, यहां पर ओकेशनली बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, कुछ जगह पर प्रोटिस्टा में होता है। फंजाई में देखें यहां पर भी सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों ही हो रहा है। प्लांट्स में देखें तो सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों ही हो रहा है। अब यहां तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम पढ़ेंगे कि दोनों ही जरूरी है। जैसे यहां पर इधर और है, कुछ प्रोटिस्टा असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ प्रोटिस्टा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहां पर मतलब क्या होता है कि प्लांट में कुछ एज तक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और कुछ एज के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। पॉइंट समझ में आया ना? जैसे एनिमल में क्या होता है, जुवेनाइल फेज जो होती है, मतलब जब इन्फेंट रहता है, टीनेजर रहता है ना, तब उस टाइम पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। उसके बाद जब सेक्सुअल मैच्योरिटी होगी तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। आप इसी को इसके साथ जोड़ के देखिए, प्लांट में जब तक सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं होती है
तब भी वो पॉपुलेट कर सकते हैं। कैसे? असेक्सुअली, यानी यहाँ पर हर प्लांट की लाइफ में असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों चीजें हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ओनली सेक्सुअल। यहाँ पर ईदर एंड और, या तो सेक्सुअल या फिर असेक्सुअल। क्लियर? फंजाई के केस में हम देखेंगे दोनों ही चीज यहां पर हो सकती है, तो कुछ जगह पर ऐसे एक्सेप्शन हो सकते हैं। दैट इज सिमिलर लाइक द प्लांट्स, जिसे हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अब देखो ये पॉइंट जो है ना, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो प्लांट वाला है, ये डिटेल पॉइंट हो गया जो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में। लेकिन जब इस चैप्टर के क्वेश्चन आप बनाओगे तो वो चैप्टर का क्वेश्चन लिंक करेगा प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है, इवोल्यूशन चैप्टर से, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से, या इकोसिस्टम चैप्टर से। मतलब ये सामने के चैप्टर तो दिए हैं, लेकिन जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, बोर्ड लेवल पे तो जितना चैप्टर में उतना ही पूछा जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि इस चैप्टर का लिंक कौन से दूसरे चैप्टर से, उनको जोड़ के एक हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन डेवलप किया था। और इसी कारण से प्रॉब्लम आती है, ऐसा लगता है कि हम इतना सारी बात क्यों कर रहे हैं, इतना क्यों कर रहे हैं, ये चैप्टर है इसी पे कंसंट्रेट क्यों नहीं हो रहे, इजी क्यों नहीं कर सकते, इजी पढ़ क्यों नहीं सकते। तो यहां जरूरत यही है कि अगर हम सीधा सीधा पढ़ लें तो आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं बनने वाले। क्लियर? आपको जो लिखा है सिर्फ उसी पे क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आउट ऑफ सिलेबस की बात नहीं कर रहा, इस चैप्टर को दूसरे चैप्टर से लिंक करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा तब वो एक जबरदस्त क्वेश्चन होता है। ठीक है, समझ में आया? ड्रॉबैक्स क्या है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के, तो हमने थोड़े इंफॉर्मेशन तो मिल गई है, आपने क्लास 9 में सीन रखा है। तो अब ड्रॉबैक क्या होंगे, लास्ट क्लास में हमने आई थिंक ये भी डिस्कशन किया था, तो ये आपने पढ़ा होगा, आई होप सभी ने पढ़ लिया ना ड्रॉबैक्स। अच्छा एक काम करो, मेरे सामने रीड करो। कौन रीड करेगा? साइली रीड आ गया? साइली रीड करेगी? हाँ। चलो साइली रीड करके दिखाओ मुझे, दिख रहा है ना बराबर, छोटा तो नहीं लग रहा? नहीं सर। हाँ ठीक है, पढ़े। Drawbacks of five kingdom classification. First, a lot of variation exists within a kingdom. For example, both kingdoms, Monera and Protista, have organisms having cell walls and those without autotrophs and heterotrophs. Very good. And multicellular organisms, etc. Second, phylogenetic classification fails for lower species such as Euglena, both autotrophic and saprophytic mode of nutrition. Third, it does not include some of the unicellular algae, yeast, viruses, and lichens. Fourth, archaebacteria and mycoplasmas differ significantly from bacteria but are placed under kingdom Monera and Protista respectively. सही है ना? तो ये सारे पॉइंट आपने पढ़ लिए, आपको मीनिंग समझ में आ गई। अगर इससे कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ना। जैसे अभी ये थोड़ा सा आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये वर्ड मैंने आपको बताया था माइकोप्लाज्मा के बारे में, पीपीएलओ। आर्की बैक्टीरिया, आर्की मतलब मैंने समझाया था हिस्ट्री। तो यहाँ पर जो सबसे पुराने हैं उन बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे, आर्की बैक्टीरिया। मोस्ट एंशियंट बैक्टीरिया आर कॉल्ड द आर्की बैक्टीरिया। कुछ क्वेश्चन मैंने पूछ चुके हैं, फिर से मैं दिखा देता हूँ। हु प्रपोज्ड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, पिछली क्लास में आपने आंसर दिया था, इसको आगे बढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि which 4 किंगडम आर प्रपोज्ड इन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और इसका आंसर भी बहुत इजी है। क्या उसके फीचर थे वो आपने बता दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। किसने दिया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन? कोपलैंड। नेक्स्ट पढ़ेंगे नया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये क्या है? ठीक है, तो कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने दिखाई दे रही है। लिखा है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल वुइस। पहला पॉइंट, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि साइंटिस्ट के नेम बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहां दिया है, कहां पर वो दिया है, अंडरलाइन कर ले। या फिर एनसीईआरटी में अगर ये पॉइंट चल रहा था, एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, तो कुछ स्टिकर होते हैं उसको पेज के साथ चिपका ले और एक्स्ट्रा पॉइंट को वहीं लिख के रख ले, यानी उस बुक में थोड़ा अपडेशन कर ले। अपडेशन इन द वे ऑफ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू अपडेट दैट।
लेकिन कंपटीशन में किस तरीके से क्वेश्चन घुमाए फिराए जाते हैं, इसीलिए आपके पास वो अपडेट होनी चाहिए। तो इसलिए आप स्टिकर लगा के उसको लिख सकते हैं। कॉपी यूज कर रहे हैं सबसे बेस्ट है। ठीक है, यहां पर हमने सीखा कि ये जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है दिस गिवन बाय द कार्ल लुईस, कौन सी ईयर में, तो पिछली स्लाइड में हमने देखा था 1996, मतलब बहुत पुराना नहीं है। ठीक है, तुम्हारे बर्थ के कुछ टाइम पहले ही हुआ होगा, आई थिंक 10 years बैक, है ना। यहाँ 1977 जो लिखा हुआ है ये नहीं है 96, ये आप ध्यान रखें ना, पिछले अभी हमने स्लाइड में देखा था वहां पर। ही सजेस्टेड अ सेपरेट किंगडम फॉर आर्कीबैक्टीरिया। उन्होंने कहा कि आर्कीबैक्टीरिया कुछ अलग है ना। 5 जो हमने किंगडम पढ़े उसमें ये सही नहीं बैठ रहा। आर्कीबैक्टीरिया के लिए एक छठवां किंगडम हमको बनाना पड़ेगा जो सबसे पहले नंबर पे हो, यानी मोनेरा के पहले आर्कीबैक्टीरिया किंगडम हो। In Whittaker's 5 kingdom classification, the Archaebacteria were concluded under kingdom Monera. तो Whittaker ने कहा था कि आर्कीबैक्टीरिया को हम जहां बैक्टीरिया रखा है मोनेरा वहां रख सकते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अभी हमने जब लिमिटेशन पढ़े एक पॉइंट इंपॉर्टेंट वहां आ रहा था, लिविंग और नॉन लिविंग। एकदम से तो प्रोकैरियोट नहीं आए होंगे ना, उन प्रोकैरियोट के पहले कोआसर्वेट्स या प्रोटोबायोन्ट्स आए होंगे, तो उस समय चीजें अलग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इनका पॉइंट वैलिड तो है, लेकिन कितना सही है और क्या उसके लिए एक अलग से किंगडम बनाने की रिक्वायरमेंट है। तो किंगडम के लिए जो एक हायरार्की है, ऐसा नहीं कि हमने किंगडम बनाया लेकिन उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत कम है। उस किंगडम में बड़े मुश्किल से हम फाइलम बनाए, बड़े मुश्किल से फिर क्लास या फैमिली, ऑर्डर, जीनस, ये सब बने। जब ऐसा होगा तो फिर वो किस लेवल पे किंगडम होगा। तो किंगडम होने के लिए उस रैंक या उस हायरार्की को बिलोंग करने के लिए उसमें उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, वो डिजर्व करना चाहिए। तो यहाँ पर वही पॉइंट है जब हम देखते हैं कि इन द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन द किंगडम वर प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड आर्कीबैक्टीरिया। छठवां जुड़ गया यूबैक्टीरिया। अच्छा, इस तरीके से मोनेरा को हटा के क्या कर दिया, यूबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया दो अलग तरीके से लिख दिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर दिस क्लासिफिकेशन आर सेल टाइप, complex or simple, ability to make food and the number of cell in their body। तो इन नए आधार पर थोड़ा सा अपडेट करने के कारण इनको हमने इस तरीके से तोड़ लिया। देखो बेसिक वही है, आप देख पा रहे हैं 3 डोमेन में अगर हम देखें, दिस इज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। यूकैरिया में हम देख रहे हैं प्रोटिस्टा, प्लांट, फंजाई एंड एनिमल्स। ठीक है, इधर पे आ रहे हैं तो यहां पर जो एग्जैक्टली कॉमन एंसेस्टर था वहां से उसको हम प्रोकैरियोट नहीं बोल रहे हैं। प्रोकैरियोट की जगह हम बोल रहे हैं एक आर्कीबैक्टीरिया है और एक ट्रू बैक्टीरिया है। यूबैक्टीरिया, दिस इज आर्कीबैक्टीरिया, मोस्ट एंशिएंट, दिस इज एडवांस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो इस तरीके से मोनेरा को 2 पार्ट में जोड़ दिया, इसीलिए 5 की जगह पर वो 6 टोटल हो गए। द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंबर्स ऑफ द ईच ऑफ द 6 किंगडम्स आर डिस्क्राइब इन टेबल नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टेबल में जो हमने जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे वैसे यहां पर लिए हुए आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, ये किंगडम के नाम हो गए। बचे हुए नेक्स्ट टेबल में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो टाइप्स ऑफ सेल, सेल वॉल एंड ऑर्गेनल्स, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और उसके एग्जांपल। 3 यहां दिए हैं जिसको आपको देखना है, दूसरा 3 यहां दिए हुए हैं, तो ऐसे टोटल 6 हो गए और उनके फीचर दिए हुए 1 2 3 4 और साथ में एग्जांपल। तो 4 फीचर है, 6 किंगडम है विद एग्जांपल्स, ये एक्सप्लेन किया गया है इस टेबल में। तो ये भी आप थोड़ा देख ले, बहुत ज्यादा अलग नहीं है। एनिमल, प्लांट, फंजाई और इसके पहले वाला प्रोटिस्टा, इनको देखने की जरूरत नहीं है। कहां देखने की जरूरत है कि मोनेरा को हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया। मोनेरा को जब हमने 2 पार्ट में तोड़ा तो हमने कहा कि सबसे पहले वाले को हमने आर्कीबैक्टीरिया कह दिया, मोस्ट एंशिएंट, और उसके बाद वाले एडवांस वाले को यूबैक्टीरिया का। ट्रू बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया। क्या डिफरेंस है देखो, मोस्टली प्रोकैरियोटिक बट सम डू नॉट हैव अ सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक है लेकिन सेल वॉल होगी ये जरूर नहीं है, लेकिन यहां पर प्रोकैरियोटिक और सेल वॉल होगी ही होगी। और वो किसकी बनेगी, पेप्टिडोग्लाइकन। सेलुलोज नहीं है, प्लांट में सेलुलोज होता है, यहां पर क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन। एंड नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो दोनों में ये डिफरेंस हो गया
कि यहाँ पे भी ऐसा कोई स्पेशल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि सेल वॉल होगी। लेकिन ये भी प्रोकैरियोट है और ये भी प्रोकैरियोट है। दूसरा डिफरेंस देखें, यूनिसेलुलर, यहाँ पे यूनिसेलुलर है लेकिन ये कॉलोनीज बना सकते हैं। यानी जैसे अगर बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था स्टेप्टो और दूसरा स्टेफाइलो कि वो क्यों बना सकते हैं या बंच के फॉर्म में रह सकते हैं। कोकस अगर बात करें तो स्टेप्टोकोकस, अगर चलो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा, अभी हम मोनेरा जब पढ़ेंगे तो जब उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, साइज, शेप, तो वहां पर आपको ये वर्ड समझ में आ जाएगा कि एक के पीछे एक जब लग जाते हैं वो यूनिसेलुलर ही, लेकिन जब कॉलोनी बन रही है तो सीधे सीधे लाइन के फॉर्म में बन सकती है या फिर ग्रुप के फॉर्म में बन सकती है। इस कारण से उसको स्टेप्टो और स्टेफाइलो दो अलग अलग हम नाम देते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दोनों ऑटोट्रॉफिक है और दोनों ही हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ये सेम है, यहां पर डिफरेंस आया। यहां पर थोड़ा डिफरेंस क्या आया कि कॉलोनाइज है, ये कॉलोनाइज नहीं है। रिप्रोडक्शन में देखो तो असेक्सुअल, आर्की रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी और मल्टीपल फिशन, यहां पर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी है। लेकिन यहां पर बाइनरी फिशन के अलावा फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, मियोसिस नहीं होता है, ठीक है। तो यहां सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फिशन था। एग्जांपल हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, जबकि यहां यू बैक्टीरिया में आते हैं, स्पेशली साइनोबैक्टीरिया। इस चीज को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो आपको वर्ड मिलेगा हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स या फिर साइनोबैक्टीरिया, ये वर्ड मिलेंगे आपको। आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो आपको मियोसिस उसकी डिटेल पढ़नी पड़ेगी, माइटोसिस की डिटेल पढ़नी पड़ेगी। हम उस टाइम पर जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, इनके बीच में भी डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन है ये सारी काम की इंफॉर्मेशन है, इन सभी से हमको बचना नहीं है कि ये समझ में नहीं आ रहा स्कीप, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ना है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आउट ऑफ सिलेबस हो। आउट ऑफ सिलेबस वाइज अगर देखा जाए तो वी डोंट एक्सेप्ट और वी डू नॉट फॉलो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ जो पॉइंट लिखे गए हैं उन पॉइंट को समझना ये बेहद जरूरी है। तो ये पॉइंट लिखे हुए थे। नाउ 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, है ना, यहाँ 6 जो किंगडम था उसमें ये जोर दिया गया था कि डोमेन जो है वो क्या है। तो ये डोमेन है क्या, तो आपको पहली बात तो ये समझ में आनी है कि लाइफ को हम जब डिवाइड करते हैं तो वो जो एक बिगर हायरार्की है देन द किंगडम है। किंगडम से बड़ा क्या होता है, किंगडम से बड़ा होता है डोमेन। डोमेन क्या है? Carl Lewis, G. Fox and others studied archaebacteria and suggested that these organisms represent a different cell type. इनका सेल टाइप कुछ अलग है, ये यूकैरियोट प्रोकैरियोट से थोड़े अलग है। They propose another scheme for the evolution of living things from the universal common ancestor, जो हम डायग्राम अभी नेक्स्ट देखेंगे। Their hypothesis stated that a group of eukaryotes, ना देखो यहाँ पर यूकैरियोट जो है, the earliest or original cell gave rise to eukaryotes directly। अब देखो यहाँ पर स्पेलिंग अलग है, ठीक है ना, rather than by way of prokaryotes। They proposed that nucleated eukaryote became true eukaryotes, है ना। दोनों की स्पेलिंग देखो, यहाँ पर UR लिखा है ना, इसको हम अर्कैरियोट्स बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन में वैसे इसको यू ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएट करना तो यू कैन से दिस इज अर्कैरियोट्स एंड दिस यू कैन से द यूकैरियोट्स। तो अर्कैरियोट्स कहां से आए, मतलब किसको गिव राइज किया उन्होंने, तो यूकैरियोट्स का ओरिजिन इन अर्कैरियोट्स से आया है बाय एक्वायरिंग ऑर्गेनेल्स बाय एंडोसिम्बायोसिस फ्रॉम द सर्टेन यू बैक्टीरिया। तो अलग अलग साइंटिस्ट है और एक टाइम में ऐसे वेरिएशंस आते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि सेल के कितने टाइप होते हैं तो आप बोलेंगे या तो सेल क्या होगा, यूकैरियोट होता है या फिर प्रोकैरियोट होता है। इसके अलावा क्या आपने और कोई टाइप सुना है? तो कुछ साइंटिस्ट का मानना था, जैसे यहां पर चल रहा है, दोनों का मिला जुला फॉर्म, ठीक है, 3 टाइप के सेल होते होंगे। तो दैट डिपेंड्स, लेकिन जब नीट में क्वेश्चन आएगा, सपोज ये आ जाता है, तो आपको वहां 2 ही लिखना है। तो हम पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है
यू नीड टू फॉलो ओनली द एनसीईआरटी, जहां पर हम सीखते हैं कि देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ सेल, ईदर इट कैन बी यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल। सीधी बात है, दोनों का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं मीजोकैरियोटिक। ये चीज अप्लाई नहीं होती। लेकिन जब पुरानी बुक्स, सपोज आप लाइब्रेरी पहुंचते हैं, वहां कोई बड़ी पुरानी बुक उठाते हैं, वहां पर लिखा है कि हाउ मेनी सेल्स आर देयर, ऑप्शन दिए 1 2 3 4, आप बोलेंगे इतना इजी क्वेश्चन आता था पहले? वहां सामने लिखा रहा होगा है ना कि 1986 में पूछा गया था, या इसी तरीके से बहुत पुराना ईयर में पूछा गया था। आप बोलेंगे इतना पुराना ये क्वेश्चन है और इतने इजी क्वेश्चन आते थे पहले? आप उसको मार्क करेंगे 2, आंसर पीछे पलट के देखेंगे 3, फिर डाउट हो गया, आप पूछने आए कि सर इसमें रॉन्ग प्रिंट हुआ है, हमने सेल के 2 ही टैब पढ़े, यहाँ 3 बोल रहा है, तीसरा कौन सा होता है? तो ये आपको अपना विजन ब्रॉड करना होगा, आपको समझना होगा कि कैसे सिलेबस में भी अपडेट होते रहते हैं। ये उन बेसिस पे चलता था, लेकिन अभी हमने कह दिया कि हम सिर्फ क्या फॉलो करेंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो हम 3 डोमेन की बात कर रहे थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए चार्ट बना हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा बाजू में हट जाता हूं ताकि आपको डायग्राम पूरी तरह दिखाई दे। देखो नीचे लिखा हुआ है फिगर 2.4 चेंजिंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे नीचे प्लांट्स एनिमल दिख रहे हैं। शुरुआत कहां से करनी है? सबसे पहले आप ये देखें, प्रोकैरियोट्स दिखाई दे रहा है, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया। प्रोकैरियोट के अगर लेफ्ट में देखें तो लिखा हुआ है यूकैरियोट्स, डोमेन यूकैरिया। यानी 3 मेन डोमेन क्या दिखाई दे रहे हैं? लाइफ के 3 अलग अलग फॉर्म, या तो लाइफ बैक्टीरिया की हो सकती है, या आर्किया की हो सकती है, या फिर यूकैरिया की हो सकती है। तो 3 मेन ये डोमेन होते हैं। दोनों को हम मोनेरा में डालते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। यूकैरियोट को हम 4 अलग अलग हेडिंग में पढ़ते हैं। दे कैन बी इधर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। यही पढ़ा ना हमने। प्रोटिस्टा और प्लांट पहले के टाइम पर प्लांट कैटेगरी में रखे गए थे, कुछ प्रोटिस्टा एनिमल में जोड़ के एनिमल में रखे गए थे। तो कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, प्रोटिस्टा एनिमल एनिमल, प्रोटिस्टा प्लांट प्लांट्स। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये लिनियस क्लासिफिकेशन है जिसमें दिखा रहा है प्लांट्स और एनिमल ओनली। लेकिन जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एनिमल्स, प्लांट, प्रोटिस्टा और उसके साथ जुड़ जाता है मोनेरा। एक क्या मिस कर रहे हैं? फंजाई। फंजाई कहां लिखा हुआ? ऊपर लिखा हुआ। मतलब ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5 लिखा है वेटाकर। यहां पर 3 लिखे हैं, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल, हैकेल। सबसे ऊपर 3 डोमेन, तो वो लिखा हुआ है कार्ल वोइस। अब देखो 1990, 1977 बर्थ था, 1996 में ये सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया, ये ध्यान रखें। तो इस तरीके से इस चार्ट में हमको वो सारे सिस्टम के बारे में पता चल रहा है कि किसका क्या लेवल है और किस तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। क्लियर? ठीक है, तो ये समझने के लिए जरूरी था। तो अभी आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि हिस्ट्री में किस तरीके से क्लासिफिकेशन को लेकर मैकेनिज्म चेंजेस हुए। अगर कोई क्वेश्चन सडनली आपसे पूछे तो क्या आप रेडी हैं आंसर देने के लिए? सर आप क्वेश्चन क्यों पूछते हो? रेडी है? अलर्ट रहना चाहिए, है ना, कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक की पॉइंट यहां लिखा है, देखें, दिखाई दे रहा है की पॉइंट। द डोमेन बैक्टीरिया इज ऑलवेज स्पेल्ड विथ कैपिटल बी। हमेशा कैपिटल बी से ही लिखेंगे उसको, आप स्मॉल बी से आप बैक्टीरिया नहीं लिखेंगे जब आप डोमेन लिख रहे हैं। तो ये उस समय का रूल था। 1998 Voice discussed theories about how the 3 domains may have arisen as follows. किस बेस पर 3 डोमेन अराइज हुए होंगे ये उन्होंने रखा। हालांकि ये काफी लंबे टाइम बाद है, मतलब आर.एच. विटाकर तो ठीक है 69 में उन्होंने दिया था सिस्टम, लेकिन काफी लंबे टाइम बाद कोई अगर क्लासिफिकेशन में बदलाव आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो इसमें बेसिस स्ट्रॉन्ग रहे होंगे। तो लेट्स सी क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला उनका कहना था अ यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर फर्स्ट स्प्लिट इनटू बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, पहला कि जो पहले सबसे सिंगल कॉमन एंसेस्टर रहा होगा वो जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, बैक्टीरिया एंड आर्किया। यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर बैक्टीरिया एंड आर्किया, एंड देन
तब उसके बाद यूकैरियोट में हुआ। ठीक है, पहले बैक्टीरिया, आर्किया, ये दो रहे होंगे, उसके बाद तीसरा आया यूकैरिया, उसके बाद ही चीजें आगे बढ़ी। All three domains arose simultaneously from a pool of common ancestors that were all able to exchange gene with one another. It is because of this that the genetic code is universal. ये ऐसा मानना क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स सीख गए थे और ये समझ में आ गया था कि प्रोटीन सिंथेसिस किस तरीके से होता है, वो मैकेनिज्म पूरा अब हम सीख चुके हैं। उस बेस पर अगर देखा जाए तो हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कोई भी एनिमल रहे, लेकिन उन सभी एनिमल्स के अंदर जो प्रोटीन फॉर्म होने का जो मैकेनिज्म है, उसमें जो कोडिंग होती है, कोडिंग मतलब काइंड ऑफ लैंग्वेज जिसके थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस को एक्सप्रेस किया जाता है, वो तो सेम है। ऐसा नहीं है कि वर्टिब्रेट्स में अलग होता होगा और इनवर्टिब्रेट्स में अलग होता हो, या प्लांट्स या दूसरे में अलग होता होगा, ये लगभग सेम है। कुछ ही जगह पर एक्सेप्शन है, एक या दो जगह पर एक्सेप्शन आता है, वो भी कुछ पॉइंट को लेकर, नॉट फॉर द होल दैट मैकेनिज्म, कुछ पॉइंट पे ही एक्सेप्शन है, अदरवाइज सेम है। यू कैन से दैट जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा है कि हाँ, ये तो एक कॉमन एंसेस्टर की तरफ इशारा करता है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूकैरिया हैव मेनी जीन्स व्हिच आर लैकिंग इन आर्किया एंड बैक्टीरिया। तो पहले कम जीन रहे होंगे, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि आर्किया और बैक्टीरिया पहले आए, फिर इवोल्यूशन हुआ, जीन्स और जुड़ गए, इसीलिए इनके बाद यूकैरिया आया होगा। क्या कह सकते हैं? यूकैरिया इज मोर एडवांस देन द आर्किया एंड द बैक्टीरिया, दोनों से ज्यादा एडवांस है। द थ्री डोमेन्स, यानी इसका मतलब क्या हुआ? अगर सबसे एडवांस एनिमल की बात करें, मैमल्स की बात करें, मैमल्स में भी अगर ह्यूमन की बात करें, तो हमारे अंदर डीएनए जो है उसमें इतने सारे जीन होंगे, कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्लांट तो नहीं, लेकिन हमारे जो कॉमन एंसेस्टर जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी होगी, भले वो एक्सप्रेस नहीं होते। वी डोंट हैव कैरेक्टर लाइक द प्लांट्स, वी डोंट हैव कैरेक्टर लाइक द फंजाई, लेकिन उनके एंसेस्टर और हमारे एंसेस्टर तो एक ही है। द प्लांट, फंजाई, एनिमल्स, दे हैड अ कॉमन एंसेस्टर। दिस अराइज फ्रॉम द प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में ऐड हुआ होगा, प्रोटिस्टा जितना रहा होगा उसमें कुछ ऐड हुआ तो एनिमल बन गया, कुछ ऐड हुआ तो प्लांट बन गया, कुछ ऐड हुआ तो फंजाई बन गए। इसीलिए फंजाई में जो जीन्स है वो सारे के सारे प्लांट में नहीं हो सकते, प्लांट में जो जीन है वो फंजाई में नहीं हो सकते, ना ही एनिमल में हो सकते। एनिमल में जो जीन है वो ना ही प्लांट में है ना ही फंजाई में, वाइस वर्सा। तो इस तरीके से ये अलग कर देता है। आइडिया ये है कि कुछ जीन रहे होंगे मोनेरा में, इसमें जब डेवलपमेंट हुआ तो इसमें ऐड हुए, और इसी का एक इवॉल्व फॉर्म क्या आया? प्रोटिस्टा। लेकिन अब इसका इवॉल्व फॉर्म नहीं है, ये तीन आ रहे हैं, इसमें कुछ ऐड हुआ होगा, वन ऐड हुआ तो ये फंजाई बने होंगे, इसमें टू ऐड हुआ होगा तो ये प्लांट बन गए, इसमें कुछ और ऐड हुआ होगा तो ये एनिमल बन गया। अब यहाँ 1 2 3 से कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर कम है, यहाँ ज्यादा और यहाँ ज्यादा दे। दिस इज मेकिंग ओनली डिफरेंस कि यहाँ पर जो जीन्स है वो यहाँ नहीं है। दिस 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 3। तो ये तीनों अलग अलग है, लेकिन तीनों में कॉमन क्या है? दिस प्रोटिस्टा इज ए, तो ये हो गया A1, ये हो गया A2 और ये हो गया A3। ए इज कॉमन, क्लियर? डिफरेंस इतना है। तो एनिमल में जो है वो प्लांट में नहीं है, ना ही फंजाई में है, और जो प्लांट या फंजाई में है वो एनिमल में नहीं है, वाइस वर्सा। तो इस तरीके से जो एवोल्यूशन है वो हो रहा है। तो जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, जितने इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म को हम देखेंगे, उसमें उतनी ज्यादा हिस्ट्री छुपी हुई है, उसमें एंशिएंट टाइम की डिटेलिंग छुपी हुई है। वो आज एक्सप्रेस तो नहीं होती, लेकिन श्योरली उसके अंदर वो चीजें इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड वो छुपी हुई है। एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ लार्ज और बिग जीनोम। इस कारण से जीनोम का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, जबकि उतना सारा जीनोम की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट ऑल जीनोम इज नॉट एक्सप्रेसिबल, सारा का सारा जीनोम एक्सप्रेस नहीं हो रहा, लेकिन इतना सारा क्यों है? क्योंकि वो हिस्ट्री उसके अंदर छुपी हुई है। तो यहां ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं।
Whittaker's 5 kingdom classification, the characteristics of each kingdom and its components with suitable example is described in the following section. आगे हम देखेंगे कि Whittakers ने किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया और उसके क्या वो डिफरेंट पॉइंट्स थे. तो हम फॉलो क्या कर रहे हैं? Whittaker सिस्टम. वी आर नॉट फॉलोइंग दैट 6 किंगडम. किंगडम मोनेरा. अब आरएच विटाकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, अब धीरे धीरे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे. प्लांट को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, एनिमल को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, क्योंकि प्लांट के लिए हमको 3rd चैप्टर पे जाना है. विल स्टडी द प्लांट किंगडम. एनिमल को एक्सप्लोर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए इंडिपेंडेंट चैप्टर है, दैट इज 4th चैप्टर, किंगडम एनिमलिया. यानी सीधी बात है कि प्लांट्स और एनिमल को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, उनका क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है, लेकिन बाकियों का क्लासिफिकेशन अपने लिए सिलेबस वाइज छोटा है. देखें यहां पर मोनेरा, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स है ना, यहां पर लिखा है किंगडम मोनेरा ऑल प्रोकैरियोट्स. मोनेरा मतलब सारे के सारे प्रोकैरियोट होंगे. क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला है सेल वॉल. सेल वॉल में पॉइंट लिखा है, सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. ये क्या है? जैसे हमने ग्लूकोज पढ़ा, हमने स्टार्च पढ़ा, ये क्या है? बायोकेमिकल्स. वैसे ये भी एक बायोकेमिकल है, ठीक है. और म्यूरिन, अगर पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं है तो म्यूरिन हो सकता है, विच इज द टाइप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड. अब ये क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन मतलब इसमें एक कार्बोहाइड्रेट पार्ट है और एक पार्ट प्रोटीन है, इसलिए लिखा है पेप्टिडो. पेप्टिडो का मतलब प्रोटीन, ग्लाइकेन मतलब कार्बोहाइड्रेट पार्ट. तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कॉम्बिनेशन से पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन जैसे बायोकेमिकल्स का फॉर्मेशन होता है. तो ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है. नेक्स्ट आगे बढ़े. सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन में क्या लिखा है? लाइक यूकैरियोट्स द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन. जैसे वहां पर क्या था? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, यहां पर लिपिड और प्रोटीन, तो लाइपोप्रोटीन लिखेंगे उसको, ठीक है. तो ये दूसरा पॉइंट था कि लाइक यूकैरियोट्स द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. तो वो किससे बना हुआ है? लाइपोप्रोटीन. याद है ना, 9th क्लास में सीखा था अपन ने, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, है ना. तो इसलिए लिखा है लाइपोप्रोटीन. द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरिप्लाज्मिक स्पेस. किसके किसके बीच में स्पेस है? द स्पेस बिटवीन सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये अलग चीज हो गई. उसके एडिशन में होती है दूसरी मेम्ब्रेन, वो है सेल वॉल. सेल वॉल एनिमल में नहीं होती, लेकिन ये बैक्टीरिया में तो होती है. वही तो पढ़ रहे हैं, मोनेरा. प्लांट में होती है, लेकिन प्लांट में सेलुलोजिक होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं होती. तो दिस इज द डिफरेंस. तो आप नोट करेंगे ना, मिक्स नहीं करना है. सेल वॉल अलग चीज है, सेल मेम्ब्रेन अलग चीज है. तो दोनों के बीच में जो स्पेस रहती है, खाली जगह रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो दैट इज कॉल्ड पेरिप्लाज्मिक स्पेस. दिस स्पेस इज एनालॉगस टू लाइसोसोम बिकॉज़ इन दिस स्पेस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट. किससे मिलता जुलता है? तो दिस हैज अ रिसेम्बलेंस विद द लाइसोसोम. अभी थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे हम, स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो यही अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, एंड दैट स्पेशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेसोसोम. क्योंकि यूकैरियोट में डाइजेशन परफॉर्म करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट कौन करता है? लाइसोसोम, जो कि सेल ऑर्गेनेल है. एंड दिस लाइसोसोम इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट. और हम पढ़ रहे हैं मोनेरा. मोनेरा का मतलब क्या है? प्रोकैरियोट. यहां पर लाइसोसोम नहीं होते. तो क्वेश्चन ये आता है, आपको दिमाग में ये ऑब्वियस क्वेश्चन उठना चाहिए कि भाई जब यूकैरियोट में डाइजेशन के लाइसोसोम है, तो बैक्टीरिया के अंदर फिर डाइजेशन कैसे होता होगा? यहां पर भी तो एंजाइम है, लेकिन एंजाइम सिक्रीट करने के लिए लाइसोसोम नहीं है. तो क्या है? मेसोसोम. अगर मेसोसोम भी नहीं है, मेसोसोम अराइज होता है किस चीज से ना, वो क्या है? पेरिप्लाज्मिक स्पेस. दिस पेरिप्लाज्मिक स्पेस गिव्स द मेसोसोम. साइटोप्लाज्म. तो देखो हमने क्या पढ़ लिया? सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया, हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, इंक्लूडिंग द सेल वॉल. साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जानते हैं, सेल के अंदर जितना भी लिक्विड कंटेंट है दैट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म. न्यूक्लियस के अंदर जितना होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. क्योंकि ये प्रोकैरियोट है, तो अभी हमने एक वेल डिफरेंशिएटेड न्यूक्लियस तो कहा नहीं, इसलिए कलेक्टिवली क्या कहेंगे? तो प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं. लेकिन उस प्रोटोप्लाज्म में जहां जेनेटिक मटेरियल नहीं है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे.
The cytoplasm of the prokaryotes lack membrane bound cell organelles. जैसे यूकेरियोट में होता है लाइसोसोम है, राइबोसोम है, हालांकि राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होगा, दूसरे ले ले तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो इनमें मेम्ब्रेन होती है. तो जनरली मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकेरियोट. यहां पर प्रोकैरियोट के केस में ऐसा कुछ नहीं है. तो यहां पर लिखा है लेक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. दूसरा पॉइंट, इन प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियस इज इनडिस्टिंक्ट. डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि दिस इज द न्यूक्लियस. वहां कुछ जेनेटिक मटेरियल होगा एंड दैट विल बी नॉट प्रॉपर्ली बाउंडेड. ऐसे न्यूक्लियस को ही तो हमने प्रो न्यूक्लियस कहा था, या फिर इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स. इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर ऑफ 70s टाइप. राइबोसोम के टाइप होते हैं, ठीक है, आगे हम सेल बायोलॉजी में सीखेंगे. 70s 80s दो याद रखने. 80s है तो यूकेरियोट, 70s है तो प्रोकैरियोट. क्लियर. राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है याद रखने के लिए ये भी है. इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम जरूरी है. हमने सिंपल पॉइंट पढ़े. मैं इसको अगर हाइड करूं तो क्या आप बता पाएंगे कि प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म को लेकर वो 3 पॉइंट क्या थे? मैं आगे कर देता हूं, ठीक है. 3 मेन फोकस हमने किया अभी थोड़ी देर पहले ही. पहला पॉइंट हमने क्या सीखा था? सबसे पहले सेल वॉल. वेरी गुड. तो बैक्टीरिया के लिए क्या कहेंगे? सेल वॉल क्या है? स्पेसिफिक पॉइंट क्या याद रखने? सेल वॉल होती है, यस होती है. किसकी बनी होती है? सेल वॉल किसकी बनी होती है? अब 2 मिनट हुआ है. हाँ, वेरी गुड. दिस इज फॉर्म्ड ऑफ क्या है प्रोनाउंस? पेप्टिडोग्लाइकेन. किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन. पेप्टिडोग्लाइकेन. गुड. एक मिनट रुको जरा मुझे. वेरी गुड. तो पहला पॉइंट हमने कहा था कि सेल वॉल, और सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन. इन केस ऑफ बैक्टीरिया. प्लांट पढ़ेंगे तो उसमें कुछ दूसरा होगा. पेप्टिडोग्लाइकेन के अलावा कुछ और पढ़ा था ना, म्यूरिन. पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूरिन क्या है? दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. ठीक है. म्यूकोपॉलीपेप्टाइड कहते हैं उनको. म्यूकोपॉलीपेप्टाइड जनरली चिपचिपे, कुछ ऐसे फ्लूइड जैसे रहेंगे, थिक विस्कस वैसे सब्सटेंस. दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था हमने सेल वॉल के बाद? सेल मेम्ब्रेन. वेरी गुड. ना, सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या कहना था? कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन. लाइपोप्रोटीन. वेरी गुड. इसके अलावा सेल वॉल भी होती है. तो सेल वॉल तो हमने पहले ही कह दिया. तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच की खाली जगह क्या बोलते हैं? पेरिप्लाज्मिक स्पेस. ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या है, क्यों जरूरी है? तो दिस इज फिल्ड बाय, इस पेरिप्लाज्मिक स्पेस में क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं. और ये लाइसोजाइम एंजाइम बिल्कुल वही काम करते हैं जैसे कि यूकेरियोट्स में लाइसोसोम करता है. लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? एंजाइम सीक्रेट करना ताकि डाइजेशन हो. तो वही डाइजेस्टिव एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, वो उस पेरिप्लाज्मिक स्पेस में रहते हैं. ऐसा इसीलिए है क्योंकि प्रोकैरियोट में लाइसोसोम नहीं होते. क्लियर. प्रोकैरियोट में लाइसोसोम नहीं होते. तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. मैंने एक एडिशन पॉइंट बताया था आपको कि बैक्टीरिया में, अगर स्पेशली यूकैरियोट यू बैक्टीरिया में देखा जाए तो उनमें यही पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो होता है दैट इन्वेड इनसाइड इनटू द साइटोप्लाज्म. मतलब सेल वॉल था,
और ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये अंदर की तरफ ऐसे इनकल्शंस बनाता है। दिस इज कॉल्ड द मेसोसोम। और ये मेसोसोम कैसा काम कर रहा है? दिस इज फंक्शनिंग लाइक द लाइसोसोम इन यूकैरियोट। तो क्योंकि यहाँ पर लाइसोसोम नहीं है तो यहाँ मेसोसोम है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखें कि ये क्या काम करता है। फिर उसके बाद 3 पॉइंट हमने पढ़े थे साइटोप्लाज्म को लेकर। पहला, तो साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट्स लेक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। दूसरा पॉइंट, इन प्रोकैरियोट सेल्स द न्यूक्लियस इज इंडिस्टिंक्टिव, मतलब सही तरीके से हम बता नहीं सकते कि न्यूक्लियस कौन सा है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तीसरा, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर ऑफ 70s टाइप। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि सातों के साथ याद रहना चाहिए, लेकिन मेरा ये एम रहता है कि क्लास में आप अगर थोड़ा सा लर्न कर लो तो आपको याद रहेगा, आपकी मेहनत कम हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा कि सिर्फ जनरल ऐसा पढ़ ले, फिर उसके बाद फिर तकलीफ होती है, आपको नाम याद नहीं होंगे। तो क्वेश्चन आंसर पूछने से, ऐसे कम्युनिकेशन करने से आपको चीजें याद हो जाएगी, क्योंकि आपकी वो प्रैक्टिस में आएगी। तो ध्यान रखें, चीजों को बुक पे ना रखें। दैट थिंग शुड बी कम इन योर प्रैक्टिस, एंड व्हेन इट कम इन योर प्रैक्टिस, वो डेफिनेटली आप लर्न करने वाले हो, आपकी मेमोरी वहां पर ऑटोमेटिकल बन जाएगी। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इवनिंग। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।